हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग इसमें एग्ज़ाम पॉइंटनर किसी भी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और इकोनॉमी और फिर से इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया या फिर से सामान्य अध्ययन हो गया। इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, उन प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न जो है बनने की संभावनाएँ बनी रहती है और सीधे-सीधे प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम के पहले, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत की किस पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? इसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र और एक राजकुमारी थी विदिशा की राजकुमारी। तो अग्निमित्र और विदिशा की राजकुमारी की प्रेम परख की जो कहानी है वह मिलता है मालविका अग्निमित्रम में। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में इसके प्रेम का वर्णन किया गया है। विदिशा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम की कहानी है इसमें। भारत के प्राचीनतम पंचमार के सिक्का जो मुख्यतः चांदी के बने होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के तट पे, बोलन नदी के किनारे स्थित है। सम्राट अशोक के राजादेश का सबसे पहले विघटन या कह सकते हैं उसके पढ़ने में किसने सफलता पाई थी? जेम्स प्रिंसप ने, और इसने 1833 ईस्वी में इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। देसलपुर हड़प्पा स्थल वर्तमान समय में स्थित है कच्छ, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था? इहलोकवादी व व्यवहारिक, अर्थात वह मरने के बाद विश्वास नहीं करते कि मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, मरने के बाद ये मिले, ऐसा कुछ नहीं था। वह मानते थे कि वर्तमान समय में ही जो हमें पूजा वगैरह आराधना जो करते हैं, उससे वर्तमान समय में भी हम कैसे धनवान बन सकते हैं, जैसे गायों की संख्या में वृद्धि हो जाए या फिर से और भी जो उस समय के जो संसाधन थे उसमें बढ़ोतरी की बात करते थे। मतलब इहलोकवादी उनका जो व्यवहार था या धार्मिक जो संस्थाएं थी, दृष्टिकोण था, वह इहलोकवादी था। इसी लोक में पुनरावृद्धि या कह सकते हैं कि वृद्धि की बात करता था। खेतड़ी क्षेत्र में मिले हड़प्पाई साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने नाम दिया है गणेशपुर जोधपुर संस्कृति। तक्षशिला महान बौद्ध विद्या का केंद्र था सम्राट अशोक के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि राजा रामचंद्र देव को दी थी। इनको पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के एक राजा थे, जिनको पराजित करने के बाद इनको राय रायन की उपाधि देकर के इन्हें सम्मानित किया और वापस भेज दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने कभी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। इन्हें लगा कि हम मुझे जो है इसके शासनकाल में या इसके साम्राज्य में वो प्रॉपर जो है जो सम्मान मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है, इसलिए उसके बाद फिर इन्होंने कभी इसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। सल्तनत काल में सैनिकों द्वारा लूट के माल को खुम्स कहा जाता था। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है? महादहा, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सैन्य सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सल्तनत सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंदों का जो है निर्माण किया गया है? वह इंद्र है। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को चलाया था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा पाहुल को चलाया गया था। छिपरा नदी के किनारे बसा वह नगर जो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की पश्चिमी राजधानी थी, उज्जैन, या जिसे उज्जैनी भी कहीं कहीं मिलता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर था विलेजरी। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे यह जानकारी हमें प्राप्त होती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति घोषित किया था। किसे? पंजाबियों को, गोरखाओं को और पठानों को अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू जाति घोषित किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। तो याद रखिएगा, इसमें पंजाबी थे, गोरखा थे और पठान थे। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख विषय था विधवा पुनर्विवाह। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कर विशेष रूप से जोर दिया और इन्होंने इसे फिर से विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और इसे मान्यता प्रदान करवाई थी।
तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, समाज सुधार के उद्देश्य से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। वह आंदोलन जिसके दौरान पहली बार वंदे मातरम का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के समय वंदे मातरम का बढ़ चढ़ कर व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था। वह घटना जिसके पश्चात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था और इसके जो पहले सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कला एवं संस्कृति की बात करें, भारत के प्राचीनतम मंदिरों की कोटि में आने वाले ऐहोल के मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? कर्नाटक के बीजापुर जिले में ऐहोल मंदिर स्थित है। द्रविड़ शैली में गोपुरम किससे संबंधित है? ऊंचे अलंकृत जो सिंह द्वार होते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है। मुगल कला में पितरादूरा का संबंध किससे है? पत्थरों की अलंकृत सजावट की विधि को पितरादूरा कहा जाता है। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे पर बनी तथा कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाने वाली मस्जिद कौन सी है? शाह हमदान मस्जिद को मुकुट का नगीना कहा जाता है, जो कश्मीर की सभी मस्जिदों में महत्वपूर्ण है और यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया इसका निर्माण किस शैली में किया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया वह गुजराती शैली में किया गया है। अंग्रेजों ने भारत में जो स्थापत्य शैली अपनाई उसे क्या कहा जाता है? नव रोमन शैली। अंग्रेजों द्वारा भारत में जो स्थापत्य शैली अपनाई गई थी उसे नव रोमन शैली कहा जाता है। चौखंडी स्तूप जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया है, यह कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास सारनाथ में यह चौखंडी स्तूप स्थित है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में इसे घोषित किया है। कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित किया गया था नागर शैली में। खजुराहो के मंदिरों का वह भाग जिसे चंदेल राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था, यह लक्ष्मण मंदिर है। आपको याद होना चाहिए कि जो मंदिर शैली वह 3 प्रकार की होती है, नागर, द्रविड़ और बेसर। यदि हम बात करें तो देखिए, जैसे कि ये इतना अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। तो यह ऊपरी वाले भाग में जो है यहाँ पे नागर शैली के मंदिर प्रचलित है। यहाँ पे कह सकते हैं कि नागर शैली का जो क्षेत्र है वह उत्तर भारत है। ये मध्य वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बेसर शैली से निर्मित मंदिरों का निर्माण किया जाता है और दक्षिण वाले भाग में द्रविड़ शैली। नागर शैली मंदिर अलग है, द्रविड़ शैली मंदिर अलग है। जो बेसर शैली है वह नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है, मतलब इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, नागर शैली की भी और द्रविड़ शैली की, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कहाँ किस क्षेत्र में जो है नागर शैली के मंदिर बनते हैं और किस क्षेत्र में द्रविड़ शैली के मंदिर बनते हैं। तो यह भी जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, गुफा चैत्य स्तूप बिहार किस वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं? गुफा, चैत्य और बिहार किस वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं? यह जो है बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत इनका निर्माण किया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था अजमेर में। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक होते हैं चतुष्कोणीय। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कुम्भरिया का पार्श्वनाथ मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर, यह तीनों का निर्माण जो किया गया है गुजरात की उपशैली में किया गया है। चाहे वह दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो, कुम्भरिया का पार्श्वनाथ मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर, इनका निर्माण गुजरात की उपशैली में किया गया है। भारत में मूर्तिकला अपने अस्तित्व या कह सकते हैं अपने वास्तविक स्वरूप में कब आई थी? हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है भारत में मूर्तिकला अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई थी। वह कला शैली जिसके अंतर्गत बौद्ध जैन एवं हिंदू धर्म तीनों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया मथुरा शैली के अंतर्गत। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मथुरा शैली के अंतर्गत बौद्ध जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। वहीं पर अगर हम गांधार शैली की बात करें तो गांधार शैली के अंतर्गत केवल बौद्ध काल से या कह सकते हैं केवल बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जबकि मथुरा शैली में तीनों धर्म, बौद्ध, जैन और आपके ब्राह्मण धर्म, तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वह स्थान जहाँ की मूर्तियों में कलागत विशेषता के साथ साथ काम भावना के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। खजुराहो में स्थित जो मंदिर है वहाँ पे विशेषताएं देखने को मिलती हैं। भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफा जिसका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, यह अवस्थित है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। 8वीं सदी में कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है पल्लव वंश के शासकों को। वह स्थापत्य शैली जिसमें भारतीय तथा यूरोपीय दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है, इसे इंडो सार्वजनिक शैली कहा जाता है, जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों शैलियों की विशेषताएं व्यापक रूप से देखने को मिलती है।
सारनाथ में स्थित वह स्तूप जहां बुद्ध का उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ फिर से मिलना हुआ जिन्होंने पहले उन्हें छोड़ दिया था। यह चौखंडी स्तूप में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन जो है हमें चौखंडी स्तूप में मिलता है। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराब और बारीक साज सज्जा प्रमुख विशेषता थी अंग्रेजों द्वारा प्रचलित की गई नव गोथिक शैली की। यह जो विशेषता है अंग्रेजों द्वारा प्रचलित नव गोथिक शैली की विशेषता है। मंदिरों का शिखर पिरामिड के आकार का तथा ऊपर की ओर छोटी हुई थी मंजिलें विशेषता है द्रविड़ मंदिर शैली का। प्रथम शताब्दी और 5वीं शताब्दी के चित्रों को संरक्षित रखने वाली गुफाओं का एकमात्र जो जीवंत उदाहरण है वह अजंता की गुफाओं में देखने को मिलता है। पेरिया कोविल राजराजेश्वर मंदिर राजराजेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है जो आपको मिलेगा श्री वेदेश्वर मंदिर यह है और यह तंजावुर में स्थित है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था की देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्त निर्बंध करता है, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाने वाला रिट है अधिकार परीक्षा रिट। मतलब किस अधिकार से तुमने ये पद ग्रहण किया है यह पूछने के लिए या फिर से यह जानने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में इसका वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय राजनेता जिन्होंने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वह जेबी कृपलानी थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे उस संशोधन द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो यह भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकों के अर्जन और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? इसका वर्णन किया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जो किया गया था इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। वह प्रणाली जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए कि देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, वह प्रणाली जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः प्रतीकात्मक होती है और वास्तविक रूप से शासन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है जो भारत में देखने को मिलता है। जबकि अन्य देशों में बात करें जैसे अमेरिका हो गया या फिर से अन्य जो देश हैं वहाँ पे आपको राष्ट्रपति की शक्तियों का मुख्य रूप से, जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति मतलब एकदम रबड़ की मुहर की तरह है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति में है। जबकि भारत में क्या है, भारत में सर्वोच्च शक्ति संसद अर्थात जनता में है और संसद में जो चुनकर जनता के प्रतिनिधि जाते हैं उनके माध्यम से शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है जिसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह महान्यायवादी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्शों को का जो प्रावधान किया गया है वह किससे प्रेरित है? सोवियत संघ के संविधान से जो है इसे लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तथा राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसी राज्य के अनिवार्यता तत्व होते भूभाग, जनसंख्या, सरकार और उसकी संप्रभुता। यह 4 तत्व जो है किसी भी राष्ट्र की अनिवार्य तत्व होते हैं। वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 3 में। सरकार की वह प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, इसे संसदीय प्रणाली से समझा जा सकता है। वह अधिनियम जिसके द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण, शक्तियों के पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था। 1781 का जो संशोधन किया गया था इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों के पृथक्करण की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया था 1781 में। वह अधिनियम जिसके माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी।
भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। वह ब्रिटिश विधि शास्त्री जिसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वह वकीलों का स्वर्ग है। संविधान सभा की, और उनके कहने का मतलब क्या था कि कोई भी मामला जो एक बार न्यायालय में चला जाता है तो उसे सॉल्व होने में, डिजॉल्व होने में वर्षों लग जाते हैं, व्यक्ति की उम्र खत्म हो जाती है, और इसमें फ़ायदा किसका होता है? वकीलों का होता है। तो शायद इसी उद्देश्य से इन्होंने कहा होगा। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, इसका प्रावधान लिया गया है कनाडा के संविधान से। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, जो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। इसी में यह प्रस्ताव दिया गया था और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम से पूर्व आप लोगों को इससे सूचीबद्ध करना है। पश्चिम में बात करें तो सबसे पश्चिम में है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पश्चिम से पूर्व इसका निर्धारण किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपों, वलयों एवं प्रवाल भित्तियों से बना द्वीप समूह जो भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है वह लक्षद्वीप है। मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? चाहे भारत और चाइना के बीच। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वत श्रृंखला किसके भाग है? लघु हिमालय या जिसे हिमाचल हिमालय कहा जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रेणियाँ इन्हीं की भाग हैं। ठीक है। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलेसिस बेसिन कहा जाता है? मिजोरम को मेलेसिस बेसिन कहा जाता है। अलकनंदा के साथ वह नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की वो दो श्रेणियाँ जिनके बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है, जिनके बीच से होकर के सिंधु नदी अपवाहित होती है, वह लद्दाख है और जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। भारत का वह पहला राज्य जिसने भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एक एटलस जारी किया था। असम द्वारा यह कार्य किया गया था। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की और सबसे छोटी तटरेखा है गोवा की। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन जे बर्कनिज द्वारा किया गया था। ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह जे बर्कनिज ने किया था। जस्ता के लिए प्रसिद्ध ज्वार खान कहाँ स्थित है? जावर खान जो है वह राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से किस जलधारा को जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है उसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है या गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप श्रीहरिकोटा है। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवा को व्यापारी पवन कहते हैं, जिसकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम, और आपके पछुआ पवन की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा, इसका इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? न्यू फाउंडलैंड के पास। और गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मध्य, गर्म एवं ठंडी जलधाराएं जहाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पे एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है प्लैंकटन, जो मछलियों का कह सकते हैं कि प्रमुख आहार होता है। और इन क्षेत्रों में मछलियाँ व्यापक पैमाने पर पाई जाती हैं। मछली पालन जो है इन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे विश्व के कुछ अगर ऐसे क्षेत्रों की बात कर लें जहाँ पे यह व्यवस्था है, आपके जॉर्जेज बैंक हो गए, डागर बैंक हो गए, यहाँ पे जो है मछली पालन व्यापक रूप से किया जाता है। सामान्य सूर्यातप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाने वाली या उनके बीच जो खींची जाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वह अक्षांश जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री अक्षांश। भारत में भूगर्भीय स्थलाकृतियों का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। सबसे पुरानी है अरावली, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन। अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, यह कालक्रम के अनुसार जो है प्राचीन से नवीनतम का वो किया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। टॉगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार के साथ। वह दर्रा जो भारत, चीन, तिब्बत तथा म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है और मैकमोहन लाइन पर स्थित है, यह है दीफू दर्रा। भारतीय उपमहाद्वीप की वे 3 महत्वपूर्ण नदियां जिनका स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के आसपास है, ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज।
पैंगोंगसो झील जिससे होकर के भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी गुजरती है, वह लद्दाख में स्थित है और यहीं पर झड़प हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे कहा जाता है मानसून ब्रेक। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी एक जाति या स्पीसीज व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन कहलाता है स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। रामसर भूमि भारत सरकार एक हस्ताक्षर करता है, इसके संरक्षण के और विवेकपूर्ण उपयोग संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है रामसर रवि समय। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ मिलती हैं उष्णकटिबंधीय महासागरों में। रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जो आर्द्र भूमि है वह यूनाइटेड किंगडम में है। अपरद खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीव होते हैं अपघटक। प्रोबायोटिक पद प्रयुक्त होता है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए। सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए प्रोबायोटिक पद का प्रयोग किया जाता है। स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जाने में उपभोक्ताओं की संख्या घटती है, जिसका प्रत्यक्ष कारण है ऊर्जा का प्रवाह। आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ट्रांसफ़र होता है तो ऊर्जा का केवल 10% भाग ही ट्रांसफ़र होता है और बाकी जो 90% है वह पर्यावरण में मुक्त रूप से मिल जाता है। और यही वजह है कि जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर तक जाता है वैसे वैसे ऊर्जा प्रवाह मतलब जैसे जैसे नीचे से ऊपर तक जाता है तो जो ऊपर वाले होते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ मतलब कंज्यूम करने या खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनसे ऊर्जा प्रवाह जो है कम मिलता है। और जो प्रथम पोषीय स्तर होते हैं वह थोड़ा सा खाते हैं, उन्हें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है तो उन्हें ज़्यादा कुछ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लोग इसे देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है यदि चीता कुछ खाता है तो वह जो है बहुत ज़्यादा एक दिन में भोजन करता है। और जो पहले पोषीय स्तर हैं जैसे बकरी हो गई या फिर से अन्य जो खरगोश वगैरह हो गए, ये जो खाते हैं वो बहुत कम खाते हैं। ठीक है। बाज, सर्प, मेढक, मेढक टिड्डा और टिड्डा घास, इस खाद्य श्रृंखला में चतुर्थ उपभोक्ता पूछ रहा है तो इसमें जो है चतुर्थ उपभोक्ता आपका है कौन? बाज। बाज जो है चतुर्थ उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में अंतराल के पश्चात क्या होता है, घट जाती है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। यह नारा किसका है? चिपको आंदोलन का। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMP इसे स्थापित किया गया है जामनगर गुजरात में। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निष्कासन होता है या उत्सर्जन होता है? मीथेन का। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंडस डॉल्फिन या जिसे भूलन जो दुनिया का एक दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? व्यास नदी में। भारत का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है, लद्दाख क्षेत्र में। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की प्राप्ति की तुलना में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है उसे कहा जाता है मरुस्थलीय वायु। 2 या 2 से अधिक विविध परितंत्रों के बीच का वह विशिष्ट क्षेत्र या स्थान जहाँ 2 प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं उसे इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। इकोटोन मतलब जैसे मान लीजिए एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक पर्यावरण ये है, एक ये है, इस बीच वाले जो क्षेत्र है इसको इकोटोन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें इसकी भी विशेषता मिलेगी और इसकी भी विशेषता मिलेगी, दोनों की विशेषता पाई जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाए जाएंगे, जो जीव जंतु पाए जाएंगे वह इससे भिन्न हो गए, इससे भिन्न हो गए। और इसमें हो सकता है कि कुछ अलग प्रकार के भी जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाए जो आपको यहाँ पे ना देखने को मिले, इन दोनों में देखने को ना मिले, ठीक है। तो बीच वाले क्षेत्र को इकोटेन क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी प्रजातियाँ जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होती हैं उन्हें संकेतक प्रजाति कहा जाता है। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल और पेन्नार मुहाना आंध्र प्रदेश यह किसके उदाहरण हैं? ज्वारनद मुखी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। जैविक अन्योन्याक्रिया का वह प्रकार जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरे जाति को हानि होती है उसे परिजीविता कहते हैं। जिसमें एक जाति लाभान्वित होता है और दूसरे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसे परिजीविता कहते हैं। कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चला जाता है दहन और श्वसन के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमी वाला अर्थव्यवस्था वाला पार्ट। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद की विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, यह स्थिति कहलाती है एकाधिकार स्पर्धा। किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है
देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर विभाजित करके राष्ट्रीय आय या राष्ट्र की जो औसत आय है वह निकाला जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? विदेश से प्राप्त शुद्ध आय का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के रचयिता हैं लेखक एडम स्मिथ हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए तो मांग में वृद्धि अवश्य रूप से हो जाएगा। व्यापार के लिए खुलापन को समानता मापा जा सकता है सकल घरेलू उत्पाद पर निर्यात आयात के योग से। किसी अन्य कंपनी द्वारा किसी कंपनी को बलपूर्वक प्राप्त करना कहलाता है कब्जा। वैश्विक आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ था 1929 में। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो द्वारा। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वह 19 जुलाई 1969 में किया था। दोबारा जो किया था वह 1980 में किया था। पहली बार 14 बैंकों का और दूसरी बार 6 बैंकों का। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 1985 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी। वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होती है उसे उदार या सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1948 में। देश के आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। मुद्रा मूल्यन का आयात निर्यात पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता। यदि मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इससे आयात महंगा हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा। जैसे $1 की तुलना में यदि रुपया 80 हो गया है वर्तमान समय में, ठीक है, तो अगर हमें कुछ मंगाना है तो उसके लिए हमें 80 रुपये देना होगा। जबकि अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो $1 के बदले हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 80 रुपया प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और बाहर से कोई खरीद रहा है तो उसे $1 के बदले 80 रुपया प्राप्त हो जा रहा है, तो वो ज़्यादा कुछ खरीद पाएगा। तो इसलिए जो निर्यात है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा और हम खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं तो हमारा जो आयात है वह महंगा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को संपादित करने वाले बैंक या जिम्मेदारी जो दी गई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को दी गई है। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है श्योरपुर जिला जो मध्य प्रदेश का है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा महबूब उल हक ने दी थी और यह पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की वजह से जो है कि संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित और एकत्रित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के पास है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें न तो आयात और न तो निर्यात होता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। भारत की गिनती आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से होती है विकासशील राष्ट्रों के रूप में। नेक्स्ट देखिए सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न। मानव शरीर का वह भाग जहाँ पित्त का निर्माण होता है यकृत, लीवर में। रेडियो एक्टिव का मापन किया जाता है गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो एक्टिवता का मापन किया जाता है। प्रकाश वर्ष का मापन अतिरिक्त दूरी के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसका भार कम प्रतीत होगा। वह बल जो अपकेंद्रीय तथा असंरक्षी है उसे घर्षण बल कहा जाता है। वह भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है। प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप कार्य करता है। वाहनों में पश्च दृश्य पीछे के दृश्य को देखने के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन द्वारा की गई थी। किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में। सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित तत्व होते हैं हाइड्रोजन। शरीर की वृद्धि तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है प्रोटीन। दिल की बीमारी जिसमें आवश्यकता पूर्ति अपर्याप्त होता है उसे एंजाइम कहते हैं। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे परासरण कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। शहद का मुख्य अवयव है फ्रक्टोज। किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है जिसमें एक पारसेक बराबर 3.0857 × 10⁻6 मीटर होता है। विमानों की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को अल्टीमीटर कहते हैं।
लहसुन में विशेष प्रकार की गंध आती है जिसकी उपस्थिति और यह सल्फर की उपस्थिति के कारण आती है। वैसलीन जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में किया जाता है यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए फेफड़ा जिम्मेदार है, मतलब फेफड़े से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है वैसोप्रेसिन जो है, वैसोप्रेसिन मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी है फिबुला, पैर में पाई जाने वाली हड्डी, यह सबसे पतली हड्डी इंपॉर्टेंट है। किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है? मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इंपॉर्टेंट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को विभिन्न जगहों से काटने के लिए उपयोग किया जाता है प्रतिबंधन अर्थात रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोजेक्ट ब्रेन वेव का संबंध है। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GL10 क्या है? नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली आर्टिलरी गन कौन सी है? धनुष इंपॉर्टेंट है। सामरिक क्षेत्र में चिनूक संदर्भित करता है एक हेलीकॉप्टर को। चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। भारत में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित किया गया हैदराबाद में। किसी पदार्थ का परमाणविक तथा आणविक स्तर पर अध्ययन करने की तकनीकी को नैनो तकनीक कहा जाता है। वानाक्राई पेट्या और इंटरनल ब्लू जैसे पद संबंधित है साइबर आक्रमण से। वेनाक्राई पेट्या और इंटरनल ब्लू या साइबर आक्रमण से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का सूत्रपात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन से हुआ है और इसका गठन हुआ था 1962 में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था 1971 में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान तथा विकास संबंधी सबसे बड़ा संस्थान है और जिसकी स्थापना हुई थी 1942 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बड़ा उदाहरण है DNA अनुक्रमण का। 1984 में DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विकसित किया गया था सर एलेक जेफ्रेज द्वारा। पॉलीग्राफ मशीन या लाई डिटेक्टर का आविष्कार 1921 में किया गया था जॉन अगस्टस लार्सन द्वारा। ब्रेन मैपिंग को या ब्रेन फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है और ब्रेन मैपिंग टेस्ट का आविष्कार जो है 1995 में अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फारवेल द्वारा किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 15 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो का गठन हुआ। कब हुआ था? 1969 में। चॉकलेट के किण्वन में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर फैब्रम का प्रयोग जो है चॉकलेट के किण्वन में किया जाता है। ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है किसका? उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण का। उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण की अनुमति देता है। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है? नाग। बराक 8 मिसाइल भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? इजराइल के। टर्मिनल हार्ड अल्टीट्यूड एयर डिफेंस अर्थात थार्ड किस देश का है? अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। थार्ड जो है अमेरिका की मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। भारत की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेस्सी थॉमस संबंधित है प्रतिरक्षा के क्षेत्र से। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम संबंधित है पोखरण में जो 1998 में परमाणु अभियान किया गया था उसी को ऑपरेशन शक्ति 98 कहा जाता है। भारतीय नौसेना का पहला विमानवाहक पोत है INS विक्रांत। कंप्यूटर से संबंधित देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कहा जाता है हार्डवेयर। उन हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होता है और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़ा जाता है, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। कीबोर्ड की उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? शिफ्ट की। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस और कीबोर्ड। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सलेस की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है विकर्ण से। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर का। विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाता है बारकोड। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? मेगा फ्लॉप्स में।
इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किस पर आईसी चिप पर परत होती है सिलिकॉन की। निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया जाता है? प्रथम पीढ़ी की। कंप्यूटर में प्रयोग अनुदेशों पर अमल करने और डाटा की जानकारी को प्रोसेस करने का प्रमुख कार्य है सीपीयू का। सीपीयू आईओ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईएनआईएसी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर बनाया गया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोसले द्वारा। LAN लघु रूप है किसका? लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क का। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को कहा जाता है रोम। डाटा प्रोसेसिंग से तात्पर्य है डाटा की उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण। कंप्यूटर शब्दकोश में सीधी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। नेक्स्ट देखिए खेलकूद से। 2022 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा शुरू की गई थी 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से। क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का सर्वप्रथम आयोजन जो किया गया था 2008 में किया गया था। ग्रैंड स्लैम का संबंध है लॉन टेनिस से और स्टाइमी टी का संबंध है गोल्फ से। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। क्रिकेट के लिए बाराबती स्टेडियम अवस्थित है कटक उड़ीसा में। आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को। सज्जनों का खेल कहा जाता है क्रिकेट को, सज्जनों का खेल कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अपना पहला जो कदम रखा था 1932 में भारत द्वारा पहला टेस्ट मैच खेला गया था और वह इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। सीली पॉइंट शब्द जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। भारत में प्रथम हॉकी क्लब की स्थापना 1985-86 में कोलकाता में की गई थी। ब्रेक पॉइंट किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। ब्रेक पॉइंट का संबंध लॉन टेनिस से है। वह इंडोर खेल जिसे गोस्सीमा या पिग पोंग के नाम से भी जाना जाता है टेबल टेनिस को। चेडुगुडू तथा हुतुतु किस प्रसिद्ध खेल के चेडुगुगु या हुतुतु किस प्रसिद्ध खेल के अन्य नाम है? कबड्डी के। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। फेड कप संबंधित है महिला टेनिस से। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 एटवर्प ओलंपिक में। और सिक्योर किक संबंधित है फुटबॉल से। 19वें राष्ट्रमंडल खेल में पदक हासिल करने के मामले में भारत का स्थान है तीसरा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध है पुर्तगाल से। इंडोनेशिया एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय मोटे कार्लो मोनाको में स्थित है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन की स्थापना 19 जुलाई 1908 को की गई थी। नेक्स्ट देखिए विविध। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ ठाकुर। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समुच्च रेखा, जिसे कंटूर लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि नोबेल पुरस्कार जो पहला मिला था वह रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी को मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था जून 2006 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी 1931 में। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में किया गया था बेलग्रेड में। विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ऑस्कर। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी जयप्रकाश नारायण ने, इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन किस देश की समिति द्वारा किया जाता है? नॉर्वे की समिति द्वारा। पुस्तक मार्क्स गांधी एवं समाजवाद लिखी गई है राम मनोहर लोहिया द्वारा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक है विल गेट्स। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है।
सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेषकर दलितों के उद्धार में विशिष्ट भूमिका के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सनक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है निम्बार्काचार्य को। भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है धूरीराज गोविंद फाल्के को। सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिबलेली जो नॉर्वे के थे। सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों के लिए मदर टेरेसा द्वारा स्थापित आश्रम को निर्मल हृदय कहा जाता है। गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है और यह लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत है वहाँ से फिर स्टार्ट होगी। 1-2 दिनों के लिए शायद नहीं आ पाया है, 1 दिन 2 दिन तक टेस्ट सीरीज, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज से टेस्ट सीरीज जो है वह फिर से शुरू होगा। धन्यवाद।